ये है आपके चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, एरोसोल का उदाहरण क्या होगा। एरोसोल क्या है, ठीक है। आपको हम बताएं कि जो कोलाइड होता है, अगर कोलाइड में गैस की मात्रा अधिक हो और ठोस की मात्रा कम हो तब एरोसोल का निर्माण होता है, ठीक है। तो एरोसोल का उदाहरण क्या होगा, एरोसोल का उदाहरण होगा कोहरा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो कोहरा है वो आपका एरोसोल का उदाहरण है, ठीक। अब आगे चलते हैं। फेस क्रीम किसका उदाहरण है, फेस क्रीम किसका उदाहरण है, ऑटोमेटिक आंसर आ गया इमल्सन। फेस क्रीम जो है ये इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन जो होता है ये भी एक तरह का कोलाइड होता है। क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जब दो प्रकार के द्रवों को मिला करके हम एक कोलाइड बनाते हैं तो उस कोलाइड को हम इमल्सन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इमल्सन। करेक्ट आंसर होगा फेस क्रीम वाला इमल्सन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है फेस क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इमल्सन आंसर होगा करेक्ट इंग्लिश वाले का। नेक्स्ट चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, क्रीम से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बटर फ्रॉम की क्रीम तब किस मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं अपकेंद्रण। जब भी मक्खन निकालने का प्रोसेस होता है, ठीक है, क्रीम से, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि एक घड़े जैसे बर्तन में, ठीक है, उस मटेरियल को डाल दिया जाता है जिसका अपकेंद्रण करना है, और ऊपर से जो है एक बड़ा सा रॉड टाइप का मटेरियल होता है, स्टिक जैसा। इसको जो है लगातार इस तरह से रस्सी के माध्यम से घुमाया जाता है, जिसके कारण, ठीक है, जो चीज़ें अंदर रहती है दूध की वो जो है ऊपर आ जाती है क्रीम के तौर में, ठीक है, तौर पे। तो ये आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 है, ठोस सोल का उदाहरण है। ठोस सोल का उदाहरण क्या होगा, ठीक है। देखिए, अभी आपके सामने एरोसोल आया था। एरोसोल एक तरह का कोलाइड होता है। उसी तरह से जो ठोस सोल होता है ये भी एक तरह का कोलाइड होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, जब दो प्रकार के ठोसों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा ठोस सोल बनता है। और ठोस सोल का उदाहरण हो जाएगा हमारा रंगीन रत्न। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल हो जाएगा कलरफुल जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास लिखा हुआ है, मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप जब बुक्स में देखोगे अपना, तो आपके बुक्स में ना एक फिगर बना होगा इस टाइप का, सॉरी, एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस स्टैंड में इस टाइप से एक कीप जैसा कुछ दिखाई देता होगा, है ना। और इसमें क्या होगा कि नीचे से फिल्टर निकालने के लिए यहाँ रास्ता दिया होगा और ऊपर से टाइट करने का एक दिया होगा मटेरियल। होता यह है कि मिट्टी का तेल और पानी को जो है इसमें ऊपर से डाल दिया जाता है। जब इसमें ऊपर से डाल दिया जाता है इसको, तो हम ये देख पाते हैं कि धीरे धीरे जो मिट्टी का तेल है वो पानी के ऊपर रह जाता है और पानी जो है वो नीचे रहता है। तो पानी को धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और मिट्टी का तेल को पीछे ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी एक स्टॉपर लगा होता है जिसके माध्यम से ये प्रोसेस जो है चलाया जाता है। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे पृथककारी कीप का उपयोग, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन फनल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, जेल किसका उदाहरण होता है, ठीक है। जेल, जनरली जो जेल होता है ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जेल, ये किसका उदाहरण है हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो जेल जो होता है, जो पनीर है, चीज़ है, ठीक है, वो जेल का उदाहरण है हमारा। तो जेल का उदाहरण होगा पनीर, चीज़। चीज़ जो है ये एक प्रकार का जेल होता है, ठीक है। और जेल जो है ये क्या है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जेल एक प्रकार का ऐसा कोलाइड होता है जो कि, ठीक है, द्रव और ठोस के मिश्रण से बनाया जाता है, ठीक है। ठोस और द्रव के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें द्रव की मात्रा कम होती है और ठोस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे जेल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब हम लोगों को जो है सॉल्ट निकालना है फ्रॉम सी वाटर। कैसे निकालेंगे सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 लिखा है आसवन विधि से निकालेंगे, क्रिस्टलीकरण से निकालेंगे, गुरुत्व पृथक्करण से निकालेंगे,
या छानने की विधि से निकालेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास समुद्री नमक से जल निकालने वाला क्वेश्चन होगा तो जनरली जो है हम लोग इसका आंसर जो रखेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलीकरण विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि समुद्र के जल को जो है बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। गर्म करने पे जल वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है और नमक के जो क्रिस्टल होते हैं नमक के वो इसमें मौजूद रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, तो 24 नंबर का सही आंसर होगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड 24 नंबर का। ये तो हो गया क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब आगे चलते हैं। विसमांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसकी बनावट समान हो। यहाँ पे बनावट समान हो वर्ड का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन सेम हो का मतलब क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिए। बनावट समान हो का मतलब ये है कि जब हम मिश्रण के अंदर कुछ मिला रहे होंगे तो वो हर तरफ बराबर बराबर बंट जाएगी, उसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। फिलहाल विसमांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो बनावट होता है वो असमान होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो विसमांगी मिश्रण होगा उसमें हमारा मिश्रण की जो बनावट होती है वो असमान होता है, जिसके कारण जो है ये मिश्रण कहलाता है विसमांगी मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या होगा क्वेश्चन। और इंग्लिश में अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो सिंपल लिखा है हाइड्रोजनस मिक्सचर का कौन सा प्रॉपर्टी है, तो इसका जो टेक्सचर होता है वो हमारा डिफरेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा 25 नंबर के लिए। नेक्स्ट कर चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? मतलब वैसा मिश्रण जो बनावट असमान होगा, टेक्सचर सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जल और तेल। पानी और तेल को जब हम ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो जल और तेल है वो पूरी तरह से एक दूसरे से मिलता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नमक और सल्फर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलता। सोडियम क्लोराइड और लोहे की पिन ये भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह कभी नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि जब भी असमान रूप से चीज़ें मिल रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि सभी का सभी आंसर जो है वो विसमांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आपको बताना था कौन विसमांगी था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या है 27 देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन विलयन है? आपको पता है विलयन वही होगा जिसके अंदर जो हमारा विलेय होगा वो पूरी तरह से मिल जाता है। नींबू का पानी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नींबू का जो एक्सट्रैक्ट होता है, पल्प होता है, वो पूरी तरह से मिल जाता है, ये विलयन है। सोडा वाटर, सोडा जल ये भी विलयन है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जो है ये भी हमारा विलयन है। तो सबसे बढ़िया इसका आंसर कौन सा होगा? 27 नंबर का डी नंबर जो है विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, विलयन में विलायक कौन होते हैं? देखिए आपको विलायक और विलेय के बारे में बताया गया था। विलायक की जो मात्रा होती है वो विलयन में क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज मोर इन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है वो विलायक होता है। तो 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? उसका आंसर सही होगा ए, विच इज मोर इन क्वांटिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वायु में विलायक कौन होता है? हमसे ये पूछा गया है कि वायु में अधिक मात्रा में कौन मौजूद होता है? विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो अगर वायु को हम एक विलयन के तौर पे लेते हैं तो इसमें जो हमारा विलायक होगा वो होगा बी नंबर। जो बी नंबर नाइट्रोजन है वो जो है बन जाएगा सॉल्वेंट। इस केस में नाइट्रोजन विल बी द सॉल्वेंट इन एयर, क्योंकि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, अप्रॉक्स 78% के करीब में नाइट्रोजन होता है। तो इसका मतलब ये जो है विलायक बन जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, छोटे आकार के कण कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों पर प्रभाव डालते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही लिखी गई है। थोड़ी देर पहले हम आपको समझाएं भी थी कि जब कण काफ़ी छोटे हो जाते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को जो है बिखेरने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमसे ये बोला है प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, या प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं, मतलब लाइट को
मोड़ देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए होता ये है कि जब किरण को फैलाएंगे तब इसका पाथ जो है, रास्ता जो है वो दिखाई देने लगेगा। जनरली कण इतने छोटे होते हैं कि किरण को ठीक तरीके से वो फैलाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण जो 1 नंबर आंसर है 30 का विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें ये बात बताई गई कि जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, उसको जो है मिश्रण में, मतलब विलयन में जो छोटे छोटे कण हैं वो फैला नहीं पाते हैं। इसका मतलब आंसर जो है 30 नंबर का ए होगा कि किरणें जो हैं वो फैल नहीं पाती हैं विलयन के कणों के द्वारा, कण बहुत छोटे होते हैं इसलिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31, इसमें भी आंसर वही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है। देखिए 2 तरह का विलयन होता है, एक होता है सांद्र विलयन और एक होता है तनु विलयन। सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होगी, तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होगी। तो हमसे ये बोला गया कि सांद्र विलयन में तनु विलयन से ज़्यादा होता है या कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में, तो सॉरी तनु विलयन का पूछा गया था कि तनु विलयन में ज़्यादा होता है या कम होता है, तो तनु विलयन में जो है आंसर होगा वो होगा कम होता है। तनु विलयन में सांद्र विलयन की तुलना में विलय की मात्रा कम होती है, लेस होता है। तनु विलयन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन विल हैव लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। लिखा है विलयन की सांद्रता का डेफिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ विलयन का डेफिनेशन, विलयन की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा। देखिए जब भी आपके सामने सांद्रता का बात हो रहा होगा तो हम लोग सांद्रता को जो है इस दोनों टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम सांद्रता को विलयन के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं सांद्रता दिखाने के लिए तो भी सही है, अगर हम विलेय को विलायक के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं सांद्रता दिखाने के लिए तो भी सही है। तो 32 नंबर का ए और बी जो है दोनों का दोनों आंसर जो है वो सही माना जाएगा। अगर हम विलेय की मात्रा विलयन में दिखा रहे हैं तब भी सही मानेंगे, अगर हम विलेय की मात्रा विलायक में दिखा रहे हैं तब भी जो है हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आंसर होगा, मतलब सी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो वही आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट को कंपेयर कर रहे होंगे तो वो चीज़ हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में कंपेयर कर रहे होंगे तो वो भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए बोथ एंड भी सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विलयन कैसे होते हैं। 33 नंबर, विलयन स्थायी होते हैं अस्थायी होते हैं, ए और बी दोनों। देखिए हाँ, स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए विलयन को अगर हम स्थायी मानते हैं मतलब कि उनके कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। विलयन में 2 हिस्से होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, अगर हम विलेय को आसानी से विलयन से बाहर निकाल पाएंगे तो वो अस्थायी हो जाएगा। वैसे तो विलयन में विलेय को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, प्रभाजी आसवन से निकाल सकते हैं बट काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम विलयन को स्थायी मानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा हावर सॉल्यूशन जो होता है वो परमानेंट होता है। नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 33 का। अब चलते हैं 34, टिंडल प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन है। तो टिंडल प्रभाव क्या है, देखिए प्रकाश की किरणों को फैलाना, प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाना, बल्ब के प्रकाश को फैलाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब भी कोई सॉल्यूशन से किसी कोलाइड से है ना लाइट पार होगा तो कोलाइड के कण बड़े होते हैं, बड़े होने के चलते वो प्रकाश को फैलाने में मदद करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, प्रकाश के किरणों को फैलाना। टिंडल प्रभाव में प्रकाश की किरणें फैलती हैं जिसके कारण जो है उसका रास्ता दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, तो इसमें वही होगा स्प्रेडिंग ए बीम ऑफ लाइट। 34 नंबर का ही इंग्लिश क्वेश्चन था ये। 35 नंबर क्वेश्चन है कोलाइडल विलयन कैसे होते हैं। कोलाइडल विलयन कैसे होते हैं हमें ये बताना है। देखिए अगर
विलयन के अंदर में आपका ठीक तरीके से बनावट बना है तो हम उसको समांगी बोलेंगे, और अगर बनावट ठीक तरीके से विलयन का नहीं बना है तो वो असमांगी बोलेंगे। ठीक है, असमांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण बोलेंगे। कोलाइडल विलयन में जो कण होते हैं कोलाइड के, वो मूल रूप से ना तो बहुत छोटे होते हैं ना तो बहुत बड़े होते हैं, मॉडरेट रेंज में होते हैं। तो जो कोलाइड के कण होते हैं वहाँ पे ये पहले बात विसमांगी मिश्रण होंगे। क्यों? क्योंकि कणों का साइज मॉडरेट होगा, मीडियम होगा। कणों का आकार छोटा होगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। ठीक है, देखा जा सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा जूम इन नहीं करना पड़ेगा। सी नंबर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल कोलॉइड है, टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। ये सारा का सारा चीज कोलॉइडल विलयन में होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जो बादल है, बादल किस प्रकार का कोलाइड है? ठीक है, अब ध्यान से समझिए। बादल जो होता है वो आसमान में हवा में होते हैं। ठीक है, और अगर ये आसमान में हवा में है तो हम बोल सकते हैं कि हवा में होने के चलते गैस की मात्रा अधिक है और द्रव की मात्रा भी वहाँ पे है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि बादल एक ऐसा कोलाइड है जो कि गैस में द्रव है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि गैस की मात्रा अधिक हो रही है, द्रव की मात्रा कम हो रही है। तो गैस के अंदर द्रव मिला हुआ है, तो बादल इस टाइप का कोलॉइड है जो है गैस में द्रव। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया 36 का। ठीक है, 36 का ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि जो क्लाउड होता है वो गैस इन लिक्विड होता है। गैस की मात्रा अधिक है इसलिए बादल एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं, और उसके अंदर पानी है तो लिक्विड है। नेक्स्ट है हमारा, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? देखिए हमारे पास मान लीजिए दो द्रव है, दोनों को हम मिला दिए। ऑरेंज जूस है और मान लीजिए एक नॉर्मली कोई दूसरा फल का जूस है। दोनों को अगर हम मिला रहे हैं, पूरी तरह दोनों मिल गया। मिलने के बाद अगर हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, उसके कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? लिखा हुआ है दो घुलनशील द्रव है हमारे पास, तो 37 नंबर। तो 37 नंबर का जो पहला होगा आसवन विधि, उसके द्वारा जो है हम द्रवों के अंदर जो भी चीज़ मिक्स होगा उसको हम अलग कर पाएंगे। ठीक है, इस विधि में हम लोग वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं, द्रव को ठंडा करने का मेथड अपनाते हैं। ठीक है, और जिसके द्वारा जो है द्रव के अंदर का अलग अलग चीज़ हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है? बाय विच मेथड कैन द डाइज प्रेजेंट इन द ब्लैक इन कैन बी सेपरेटेड? तो हमसे ये पूछा गया है कि जो स्याही होता है, ठीक है, स्याही में जो ब्लैक कलर का इंक होता है, डाई होता है, ठीक है, स्याही के अंदर एक छोटा कंपोनेंट होता है जिसे हम डाई कहते हैं। ठीक है, डाई और लिक्विड के मिक्सचर से और अलग अलग केमिकल के मिक्सचर से जो है हमारा इंक बनाया जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो स्याही है, इंक है, उसमें से डाई को अलग कर दे। तो हम किस मेथड के द्वारा जो है ये पृथक्करण कर सकते हैं? तो हमें याद रखना है कि जो हमारा 38 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा जो है हम काली स्याही से डाई को हटा सकते हैं। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है, वायु में गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 39 का ए नंबर, 39 के ए नंबर हमारे पास है कि वायु में गैसें हैं, उन गैसों को हमें अलग करना है। ठीक है, तो किस विधि द्वारा अलग कर पाएंगे? तो आसवन विधि का ही जो एक्सट्रीम वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन। ठीक है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स का यूज़ करके और एपरेटस का यूज़ करके जो है हम लोग गैसों को अलग करते हैं वायु में से। तो प्रभाजी आसवन जो है वो करेक्ट आंसर होगा 39 नंबर का। तो करेक्ट आंसर होगा 39 का ए नंबर, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है 40 नंबर। ठीक है, प्रभाजी आसवन को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब दो गैसेस में से हमको एयर को बाहर करना होगा, ठीक है, मतलब एयर से गैसेस को निकालना होगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करेंगे। नमक और कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? देखिए नमक और कपूर, आपको ये पता है कि कपूर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो सीधे सीधे गैस में बदलता है,
मतलब कपूर में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है और ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही कपूर को अलग किया जा सकता है एक तरह से अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 40 का बी नंबर। बी नंबर जो है वो सही आंसर माना जाएगा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण से कपूर को अलग किया जा सकता है और नमक भी अलग हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है, रक्त से नशीले पदार्थों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? बाय विच मेथड कैन इंटॉक्सिकेंट्स बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड? ब्लड से आपको नशीले पदार्थों को हटाना है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में हम ये देख पाते हैं कि जो रक्त है, रक्त का कलर होता है लाल और जो पदार्थ उसमें मिले होंगे उसका कलर जो है रक्त से थोड़ा हट के होगा। तो मतलब कि आपको कलर में से अलग टाइप का कलर को पृथक करना है और जब भी कलर जैसा आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जैसे इंक से डाई निकालना, रक्त से नशीले पदार्थ निकालना, तो ये सारे के सारे में क्रोमेटोग्राफी सही आंसर माना जाएगा। और क्रोम वर्ड इसमें मतलब ही दे रहा है कि ये जो है कलर से रिलेट करता है। जहाँ भी क्रोम वर्ड होता है वो कलर से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो रक्त से आपको नशीले पदार्थ निकालने हैं, विधि जो है इसमें उपयोग की जाएगी पृथक्करण की, वो होगी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन जो है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया नहीं कर सकता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया नहीं कर सकता है इसका मतलब ये है कि अगर हम गर्म करेंगे तो ठोस से सीधे गैस में नहीं बदलेगा। अमोनियम क्लोराइड जो है ये बदल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, नेप्थलीन को ये भी बदल जाएगा, कपूर को ये भी बदल जाएगा, बट नमक एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर ये सीधे गैस में नहीं बदलेगा। तो आंसर होगा हमारा 42 का डी नंबर सही आंसर होगा। सॉल्ट जो है ये हमारा सब्लिमेशन सीधा नहीं होगा, सब्लिमेट नहीं होगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं दिखाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन इज, समुद्री जल द्वारा नमक प्राप्त करने के बाद शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हम ये जानते हैं कि समुद्र से अगर हमें नमक प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, हम वाष्पीकरण विधि के द्वारा फिर क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो उसको शुद्ध अगर हम करना चाहते हैं, इसमें भी जो है हम सेम क्रिस्टलीकरण विधि का ही प्रयोग करते हैं। प्योरीफाई अगर हम करना चाहते हैं तो क्रिस्टलीकरण मेथड का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए 43 का बी नंबर सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में लिखा है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस प्रकार अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? अब ध्यान से समझते हैं। हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल है और उसके अंदर अशुद्ध कॉपर सल्फेट मिक्स किया हुआ है। तो आपको जो है दोनों को अलग करना है। कैसे अलग करोगे? अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो कॉपर सल्फेट जनरली ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में पाया जाता है, प्योर कॉपर सल्फेट जो होगा। तो हम क्या करेंगे कि उसका जो सॉल्यूशन है उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। जब हम उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो प्योर कॉपर सल्फेट होगा वो धीरे धीरे क्रिस्टल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पत्थर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिस्टलीकरण विधि। 44 का डी नंबर क्रिस्टलाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 45, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसके अंदर का जो रस्सी है, ठीक है, जो बाती है, ठीक, अंदर जो थ्रेड लगा हुआ है तुम्हारा, ठीक, जब वो जलना स्टार्ट होता है तो वो तो वापस नहीं आ सकता और वो एनर्जी बना के निकल जाता है। तो मोमबत्ती का जलना जो होगा वो एक तरह का भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन माना जाएगा। इतना याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार की नई ऊर्जा नहीं बनती, परंतु रासायनिक परिवर्तन में नई ऊर्जा बनती है। मान लीजिए आप लकड़ी को काट देते हो, वो भौतिक परिवर्तन है, बट आप लकड़ी को जला देते हो तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। याद रखना है कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों तरह का चेंज माना जाता है। नेक्स्ट है, अलमारी में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? जो जंग होता है वो एक तरह से फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो 46 नंबर जो है ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जंग लगने पे नए पदार्थ का निर्माण हुआ जो है फेरिक ऑक्साइड। 47, कमरे के ताप पर पारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? जो पारा होता है
वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पारा है वो पाया जाएगा द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। 47 का आंसर था बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आगे 48 नंबर। निम्न में से कौन अधातु है? ठीक है, देखिए अधातु जनरली गैस के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन जो है वो हमारा अधातु है। 49 नंबर ये तो ऑप्शन था। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था? आपको याद रखना है, सबसे पहले तत्व शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने तो कोशिका की खोज की थी। नील बोर ने जो है एटम का मॉडल दिया था, अणु और परमाणु का मॉडल में इनका थ्योरी पढ़ते हैं, बोर्स थ्योरी। इसके अलावा डार्विन जो है, इन्होंने तो वंशानुगति वाला सिद्धांत दिया है, जो क्लास 10 में आपको पढ़ना है। ठीक है, वंशानुगत वाला चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। तो रॉबर्ट बॉयल जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि रॉबर्ट बॉयल ने जो है ये सिद्धांत दिया था कि तत्व शब्द का प्रयोग किसके द्वारा पहली बार हुआ? रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। रॉबर्ट बॉयल फर्स्ट टाइम एलिमेंट वर्ड दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु क्या होता है? उपधातु एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उपधातु जो है वो सिलिकॉन है। इसके अलावा कौन कौन है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु के अंदर आते हैं, आपको ये याद रखना है। 50 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा मेटलॉइड बोलते उपधातु को, और सिलिकॉन जो है वो सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन होता है से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जब भी दो द्रव हो और ओलों के मतलब दोनों द्रवों के क्वथनांकों के बीच का अंतर 25 के से कम हो तो हम लोग जनरली उसका जो पृथक्करण विधि प्रयोग करते हैं। 51 नंबर में जो आंसर आपको दे रहा है कि पृथक्करण विधि कौन सा होगा, वो होगा आपका प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन एक ऐसी विधि है जिसमें अगर दो द्रवों के बीच के क्वथनांकों का तापमान 25 केल्विन से भी कम का हो तो आसानी से दोनों द्रवों को अलग अलग करके हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक द्रव ए है, एक द्रव बी है, इसका क्वथनांक मान लीजिए है 324 केल्विन और इसका जो क्वथनांक है वो है 300 केल्विन। ठीक है, 25 के से कम है। ठीक, तब क्या होगा, जब हम हीट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक एक दूसरे बर्तन में इन दोनों में से कोई एक जो है हमें प्राप्त हो जाएगा और सिस्टम या फिर हमारा जो एपरेटस है उसके अंदर जो है एक बचा हुआ सॉल्यूशन मिलेगा जो कि पहला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा जो है हम आसानी से दोनों को पृथक कर सकते हैं। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? धातु के गुण कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। धातु जो होता है चमकीला होता है, धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, शाइनी होता है, मेटल कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। धातु जो होता है तन्य होता है, मतलब मेटल को हीट करके हम लंबा लंबा तार बना सकते हैं, हीट करके हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डी नंबर सही आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो डी नंबर यहाँ पे नीचे है वो जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? आपको बताना है तत्व कौन नहीं है। ठीक है, धातु तत्व होता है। क्यों? क्योंकि धातु को अगर आप ध्यान से देखोगे, लोहा एक तत्व है Fe। अब और अधातु भी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन अधातु के अंदर आता है। इसके अलावा क्लोरीन अधातु के अंदर आता है। उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु है। ठीक है, लेकिन कोलाइडल जो है ये तत्व के अंदर नहीं आता। कोलाइडल जो है ये मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ में आपको पता होगा कि एक बहुत सारी चीज़ें मिक्स होगी, एक ही प्रकार की चीज़ नहीं होगी। समुद्र का जल शुद्ध पदार्थ तो है नहीं। सोडियम सिर्फ सोडियम है। कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। आश्वित जल में सिर्फ आश्वित जल होता है और कुछ मिनरल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 54 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का जल, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट, यौगिकों में
तत्वों का अनुपात क्या होता है। जब ये लेक्चर स्टार्ट किए थे तो इससे पहले वाला वीडियो में हम बता दिए थे कि जो यौगिक होते हैं उसमें तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यौगिकों में रेशियो ऑफ कंपाउंड हमेशा सर्टेन होगा। बताए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बनता है तो 2:1 के अनुपात में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं। देखिए, परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को जो हम बोलेंगे वो होगा हमारा कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल जो विलयन होता है इसको हम बनाते हैं इन दोनों मेथड से मिला करके, परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था से मिला करके। ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम इसको बोलते, देखिए यहाँ डिस्पर्सन लिखा हुआ है, आगे हम दिखाते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे आपके सामने डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम लिखा हुआ है। जनरली जो कोलाइड होता है, ठीक है, कोलाइड में 2 हिस्सा होता है। जैसे विलयन में हमारे पास 2 हिस्सा होता है, विलयन और विलायक, उसी तरह से कोलाइड में 2 हिस्सा होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे आप देख पाओगे तो लिखा हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो वही आपको याद रखना है कि कोलाइडल में 2 चीज़ होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, और हिंदी वाला वो टर्म था जो पीछे था। ठीक है, तो हमसे बोला है कि इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से हमेशा कोलॉइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 57, निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है। निलंबन के अंदर जो भी कण मौजूद होगा वो आसानी से देखा जा सकता है। चीनी के अंदर चीनी देख पाएंगे, सोडा जल में सोडा जो गैस है वो दिखाई उतना नहीं देगा, साबुन जल में साबुन के कण तो दिखाई बहुत कम देंगे। मटमैला जल जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि मटमैला जल को आप आसानी से उसके अंदर की गंदगी को देख सकते हो खुली आंखों से भी। तो मटमैला जल जो है सी नंबर वो सही आंसर हो जाएगा 57 नंबर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 58, निम्न में से कौन तत्व है। तत्व का आपको क्लास में नाम कराया गया है, 20 से 30 तत्व हम आपको कराए होंगे। तो सोना जो है ये एक तत्व का नाम है, टोटल 117 या 18 के करीब हमारे तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते उन्हें क्या कहते हैं। अभी हम बताएं कि ऐसा भी कुछ पदार्थ होंगे जो कि धातु और अधातु दोनों के गुणों को दिखाएंगे, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, उसको हम बोलते हैं उपधातु, मेटलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे 60 नंबर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। याद रखिए, अगर एक ही प्रकार से के परमाणु से मिल करके कोई पदार्थ बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे तत्व, एलिमेंट। कोई भी चीज़ अगर एक प्रकार के एटम से, एक प्रकार के परमाणु से मिलके बना है तो उसको तत्व बोलेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम एक तत्व है क्योंकि सोडियम के जब परमाणु मिल करके आपस में जुड़ते हैं तो सोडियम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है। हमें कोलाइड का उदाहरण बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। चीनी का शरबत, पीतल, कीचड़, गोंद। आपको बताना है कि कोलाइड कौन है। शुगर सिरप, देखिए शरबत जो है ये तो कभी कोलाइड नहीं होगा क्योंकि ये विलयन के अंदर आएगा। ठीक है, पीतल जो है ये एक धातु है तो ये तो कोलाइड होगा नहीं, ये एक तरह का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, उसके बाद अगर हम डी को देखें, ठीक है 61 में डी नंबर ऑप्शन को देखें, ग्लू, तो ग्लू जो होता है ये एक तरह का कोलाइड नहीं है। कारण ये है कि जो ग्लू होगा, ऑप्शन नंबर 61 जो है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कीचड़ जो होता है, ठीक है, कीचड़ के अंदर जो धूल कण होते हैं उसको हम इजीली देख पाते हैं। तो एक्चुअली कीचड़ जो हो जाएगा वो निलंबन के अंदर आएगा, कोलाइड के अंदर आएगा नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए गोंद। गोंद एक प्रकार का कोलॉइड है। ठीक है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि गोंद जो है ये एक सॉलिड सोल है या सोल है जो कि 2 प्रकार के अलग अलग चीज़ों से मिल करके बनता है। ठीक है, कीचड़ जो होगा वो निलंबन होगा। और 61 का जो ऑप्शन है सी नंबर दिया है, बेसिकली ये आंसर जो है रॉन्ग माना जाना चाहिए, गोंद जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट 62 नंबर, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से क्या बनता है। याद रखना है, जब 2 तत्वों को हम मिलाते हैं
और मिलाने का एक सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। हम मिला रहे हैं, अनुपात निश्चित है, तो इस केस में हमारा जो पदार्थ बनेगा उसको हम यौगिक बोलेंगे। तो आंसर होगा कि जब भी हम दो एलिमेंट्स को, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड आता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 60, मतलब क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए, क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तब आंसर हो जाता पारा, लेकिन यहाँ पे लिखा है अधातु, ठीक है, तो अधातु जो है वो होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं? याद रखेंगे, छन्ना पत्र के द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा आप आराम से निलंबन के कणों को छान सकते हो। सस्पेंशन बोलते हैं इंग्लिश में निलंबन को। सस्पेंशन के कणों को आप आसानी से छान सकते हो, ठीक है, छानने की विधि द्वारा। इसलिए 64 का बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 65, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अभी हम लोग देखें कि रक्त से अगर हम विषैले पदार्थों को निकालना चाहते हैं तो हम लोग जो है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब ब्लड के अंदर अगर हमारा मूत्र मिक्स हो रहा है, ठीक है, यूरिन मिक्स हो रहा है, तो यूरिन एक हार्मफुल चीज़ है, ठीक है। तो ब्लड से अगर हम कुछ भी पदार्थ निकाल रहे हैं अशुद्धि, तो वो क्रोमेटोग्राफी से ही हटेगा। तो क्रोमेटोग्राफी जो है करेक्ट आंसर होगा 65 नंबर का। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? सोना तो तत्व होगा, ये नहीं होगा आंसर। इसके अलावा तांबा जो है ये भी हमारा एक तरह से तत्व है, तो एक तरह से नहीं, ये तत्व ही है। कॉपर, ये भी आंसर नहीं है। जल जो है ये हमारा यौगिक है। दूध को अगर हम देखें तो ये मिश्रण है, और मिश्रण में भी कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है और कोलाइड है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण कौन है? आपको ये बताना है कि कौन सा मिश्रण जो है समांगी है। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि हम जिस चीज़ को मिला रहे होते हैं वह चीज़ अच्छी तरह से उसमें मिल जाती है। बालू और नमक का मिश्रण समांगी मिश्रण नहीं होगा। जल में नमक का मिश्रण समांगी मिश्रण हो सकता है। रक्त में, रक्त लिखा हुआ है नॉर्मल, रक्त तो एक मिश्रण है बट कोलाइड है एक तरह का ये, ठीक है। तेल में जल का मिश्रण ये तो मिलता ही नहीं है, निलंबन है। तो 67 का क्या सही आंसर होना चाहिए? सी नंबर जो होगा 67 का सही आंसर होगा कि ये जो है विलयन है, और विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट 68 नंबर, कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या क्या है? मतलब हमसे ये बोला गया है कि कौन कौन से तत्व हैं जो कि कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 11 तत्व। याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो 11 तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, ये सब कुछ कुछ ऐसा तत्व होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। 11 जो एलिमेंट होगा वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, परिक्षेपण माध्यम। अभी हम लोग कोलाइड के बारे में पढ़े थे, तो लिखा हुआ है परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड क्या कहलाता है? हम आपको पहले ही बताया कि जो कोलाइड दो द्रवों से मिलकर के बनेगा, द्रव प्लस द्रव से अगर कोई कोलाइड बनेगा तो वो इमल्सन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 69 का इमल्सन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु क्या होते हैं? मतलब हमसे ये बोला गया है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो याद रखेंगे, जब कॉपर वाले तत्व को, कॉपर एक तत्व है और जिंक एक तत्व है, इन दोनों तत्वों को जब हम मिलाएंगे कॉपर और जिंक को, तो हमारे पास ब्रास एलॉय प्राप्त होता है।
मिश्र धातु पीतल प्राप्त होता है। तो ये था आपका 70 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप ऑफलाइन क्लास में हमसे पूछ लीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है और आप जो है क्लास से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, या फिर अगर आप काफ़ी दूर हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपके डाउट का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए दोनों चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर लीजिए।